हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने जो इतिहास का क्लास 10th के इतिहास का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो सीरीज शुरू की है, उसमें हम लोग का ये जो पिछले साल का मैंने अगला वीडियो है। और ये देखिए, हम लोगों ने 2022 के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है। आज हम लोग 2021 में जो फर्स्ट सिटिंग में बिहार बोर्ड में एग्जाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें इतिहास से केवल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस चैप्टर से कितना अधिक क्वेश्चन पूछा गया था, और हमको जब अगले साल जब नेक्स्ट ईयर जब हमको एग्जाम दे देना होगा, तो हमको सबसे अधिक ध्यान किस चैप्टर पर देना है। ठीक है, इन सभी बातों का हम इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उस सारे क्वेश्चन को मैंने सारा क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछा गया जिस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है अपने जब पूरा इतिहास पढ़ रहे थे, लेसन 1 से लेकर लेसन 4 तक। एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है जो बुक के डीप से बनता है, वो देखिए हर साल क्या होता है, एक और दो क्वेश्चन नए बनते हैं, और ये जो क्वेश्चन होते हैं बुक के अंदर से बनते हैं, डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर उन क्वेश्चन को छोड़ दें तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही बना है जिसको हमने पिछले वीडियो में सब पढ़ लिया है। जो हम लोग का इतिहास का जो हमने पूरा प्लेलिस्ट है ना, उसमें आपको पूरा फुल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद आप लोग क्या करिए, प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 2021 का जो क्वेश्चन है। ठीक है, और जो फर्स्ट सेटिंग में एग्जाम हुआ था उसका ही क्वेश्चन 2021 के साल का। ठीक है, बिहार बोर्ड का है, 10th क्लास के लिए है। ठीक है, चलिए इतिहास का है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एकीकरण से इस साल 2021 में 3 क्वेश्चन पूछ दिया गया था, और तीनों क्वेश्चन एक दूसरे के एकदम रिलेटेड था, आसपास था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो पहला क्वेश्चन है ना कि इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है, कि आखिर कौन सा इंसान है ना जिसका संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंसान इटली के एकीकरण से संबंधित है। तो मेजनी है, गेरिबाल्डी है और काउंट काबूर है। ये जो 3 इंसान है ना, उनका संबंध इटली के एकीकरण से है, और इसके अलावा जो ऑप्शन में नहीं रहेगा वही होगा। ठीक है, तो जो रहेगा वही होगा। ठीक है, तो देखिए एक बिस्मार्क व्यक्ति है जिसका संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। ये जो है ना जर्मन से संबंधित है, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, बिस्मार्क होगा। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से, और सवाल क्या है, इटली से है, कि इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है, तो बिस्मार्क हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रहा है कि देखिए 2 देश है, एगो इटली है और जर्मनी है। ये क्या था ना, पहले छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों में बंटा हुआ था। इस सब राज्य में कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं, और वो कहते हैं कि जब छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर हम एक राष्ट्र बनाएंगे, उसी को इटली कहेंगे और उसी को हम लोग जर्मनी कहेंगे। लेकिन एगो देश था जो क्या जो चाहता था ना कि जो इटली है और जर्मनी है, जो अलग अलग भागों में बंटा हुआ है, वो एक ना हो पाए। ठीक है, अगर एक हो जाएगा तो उस देश का प्रभुत्व इटली और जर्मनी पर से खत्म हो जाएगा, इसीलिए वह इसके विरुद्ध था। तो सवाल क्या है ना कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध आखिर कौन सा देश था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का क्या हो, एकीकरण हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी ऑस्ट्रिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन फिर एकीकरण से ही पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था, तो बिस्मार्क था। देखिए अगर हल्का सा भी आपके पास थोड़ा सा पढ़े होंगे और हल्का सा अगर यहाँ से कंसेप्ट लगाए, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है, तो बिस्मार्क। और दूसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जर्मनी के एकीकरण से संबंधित कौन है, तो बिस्मार्क। अगर हल्का सा भी पढ़े होंगे तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। एक क्वेश्चन से हमको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या था, तो देखिए इस 2022 में फर्स्ट लेसन से मात्र 3 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो अच्छा इसका एवरेज है। देखिए 3 सवाल 2 सवाल पूछे जाते हैं इससे। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग अपने दूसरे नेक्स्ट लेसन की ओर। दूसरे लेसन से मात्र 2 सवाल पूछे गए थे, और दोनों के दोनों क्या कहेंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, और दोनों के दोनों क्या है, बुक का नाम है। पहला क्वेश्चन क्या है कि युद्ध और शांति, जिसका इंग्लिश में नाम होता है वार एंड पीस, किताब के लेखक कौन है। वार एंड पीस हिंदी में युद्ध और शांति किसने लिखा, तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। ठीक है, इसके बाद फिर किताब से कह रहा है कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की पुस्तक किसने लिखा। ठीक है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक है, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दास कैपिटल को कब लिखा गया था, 1867 ईस्वी में।
ठीक है। 1867 में 1867 में दास कैपिटल को लिखा गया था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था, और इनके जो मित्र रहते हैं फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, दोनों आदमी मिलकर लिखते हैं। और देखिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के भी लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए अब आते हैं हम लोग अगले चैप्टर की ओर। तीसरे लेसन से मात्र एक सवाल पूछा गया है, वो सवाल क्या है कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहेंगे ना उनको हम लोग क्या कहेंगे। तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी थे उसको हम लोग सॉरी हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को हल्का सा उल्टा पूछा है, कह रहा है कि हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता था। तो हिंद चीन में क्लोन फ्रांसीसियों को ही कहा जाता था। और आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो क्लोन। इस पर क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज उधर मैंने आंसर को क्वेश्चन बना दिया है, क्वेश्चन को आंसर बना दिया है। अगर पढ़े होंगे तो इसमें क्या कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन कैसे भी पूछे अगर हम पढ़े या हमको पता है तो उसका आंसर हम आसानी से दे देंगे, ठीक है। अब देखिए हर साल कोई भी साल हो, कोई भी सिटिंग एग्जाम हो, अगर बिहार बोर्ड का अगर इतिहास से लेसन 4 से कम 4 सवाल नहीं बने, ऐसा हो नहीं सकता है। हर साल कम से कम 4 सवाल बनता है, 4 या 4 से अधिक, 4 से लेकर 6 तले, 4 से लेकर 6 तले क्वेश्चन लेसन 4 से पूछे जाते हैं, और सबसे अधिक क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनता है, ठीक है। तो देखिए इस साल 2021 के एग्जाम में भी कितने, तो लेसन 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। कौन कौन सवाल है, आइए पढ़ते हैं। सवाल कौन सा है, तो पहला सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1920 में होती है। इस क्वेश्चन को लेसन 5 में भी पढ़ना और लेसन 4 में भी पढ़ना है, तो हमने इसको यहाँ पर लेसन 4 में रखा है, ठीक है। चलिए इसके बाद है कि नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने किस स्थान को चुना था, ठीक है। तो नमक कानून के लिए महात्मा गांधी ने डांडी को चुना था, ठीक है। देखिए एक सवाल से 2 क्वेश्चन बनाया है 21 सेट में बिहार बोर्ड। देखिए यहां पर है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो डांडी को चुना था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल से 3 या 4 सवाल पूछता है। पहला कि बंगाल का विभाजन 1905 में जो पूछ दिया है। दूसरा क्या पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया, 1911 में। तीसरा कि बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया, 1912 ईस्वी में अलग किया गया था। 3 सवाल बनता है, 1 सवाल पूछ दिया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की आते हैं। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस यात्रा से की थी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा से की थी। देखिए दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर, दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, उसी को बस क्या किया, हल्का सा लैंग्वेज बदल दिया है। लैंग्वेज को थोड़ा सा नहीं होता है, इधर उधर का दिया है और 2 सवाल बना दिया है। पहला सवाल कह रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने किस स्थान को चुना, डांडी को। और दूसरा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध ही तो नमक कानून से है ना, ये नमक कानून वाला है ना, कि इसकी शुरुआत किस यात्रा से हो रही है, तो डांडी यात्रा से ही हो रही है। इसके बाद जो अगला सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है। सवाल क्या है कि किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ये सवाल हल्का सा डीपली सवाल है, क्योंकि देखिए जलियांवाला बाग से 3-4 सवाल पूछे जाते हैं, और उसमें से ये जो है एक नया वाला सवाल है, मैंने किताब के अंदर से डीपली सवाल है। किताब सवाल क्या है कि किस घटना के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपना जो उनको एक उपाधि दिया गया था, अंग्रेजी ने उनको एक सम्मान दिया था, टाइटल दिया था। टाइटल क्या था, कैसर-ए-हिंद, ठीक है। उसको महात्मा गांधी बाद में लौटा देते हैं। क्यों लौटाते हैं, तो चूंकि एक घटना हो जाती है। कौन सी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों का जो वहाँ का पंजाब इलाका का जो रहता है ना अधीक्षक, जो जनरल ओडायर रहता है, यहाँ पर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, उन पर गोली चलाने का आदेश देता है, इसमें हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है। इसी नरसंहार के विरोध में महात्मा गांधी क्या करते हैं, उनको जो टाइटल मिला रहता है ना कैसर-ए-हिंद को, क्या कहते हैं, लौटा देते हैं अंग्रेजों को, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ से देखिए जलियांवाला बाग से एक और सवाल बनता है कि आखिर लोग इस बाग में इकट्ठा क्यों हुए थे। तो वो कानून आया था 1919 में, रॉलेट एक्ट कानून, उसी का विरोध करने के लिए कि कानून को वापस लिया जाए, उसी का विरोध करने के लिए लोग इस भाग में इकट्ठा हुए थे, जगह पर इकट्ठा हुए थे। अगला सवाल आते हैं हम लेसन 5 की ओर। लेसन 5 से जो क्वेश्चन है ना, वो ज्योग्राफी में भी पढ़ना है और हिस्ट्री में भी पढ़ना है। हमने उसको यहाँ पर हिस्ट्री में रखा है। क्वेश्चन क्या है कि जो राउरकेला
इस्पात संयंत्र है ना वो आखिर भारत के किस राज्य में है? ठीक है, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य में है। ओके, लेसन 5 से यही सवाल पूछा गया था। देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि लेसन 6 से छठे लेसन की ओर आते हैं और यहाँ से 2 सवाल पूछा गया है। सवाल कौन सा है कि भारत की वित्तीय राजधानी, ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ? ये भी सवाल थोड़ा डीपली है, अंदर का है। यहाँ से गोल घर से 2 सवाल बनता है। पहला सवाल पूछ दिया गया है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ, किस ईस्वी में हुआ, कौन से साल में हुआ? तो 1786 ईस्वी में ना गोल घर का निर्माण हुआ था। दूसरा सवाल बनता है कि गोल घर आखिर है कहाँ? ये सवाल बन सकता है कि गोल घर आखिर किस जगह पर स्थित है? तो ये पटना में है, बिहार के पटना में है गोल घर। अगला सवाल कि गोल घर का निर्माण आखिर क्यों किया गया था? ठीक है, तो अनाज के भंडार के लिए, अनाजों को रखने के लिए ही गोल घर का निर्माण किया गया था। ठीक है, 1786 में बिहार के पटना में, पटना जिला में स्थित है। ठीक है, गांधी मैदान के पास ही में है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले लेसन की ओर। तो देखिए 7वें लेसन से बिहार बोर्ड में मात्र 1 सवाल पूछा गया था, जिसका नाम क्या है? जो क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट कौन से ईस्वी में आई थी? और इसका आंसर होगा 1929। देखिए इस लेसन से ये फेवरेट सवाल है बिहार बोर्ड का, माने 7वें लेसन से बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट सवाल कौन सा है? तो यही है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आई थी? 1929 ईस्वी में। इसके बाद जो 8वां लेसन है, 8वें लेसन से बिहार बोर्ड में 3 सवाल पूछे गए थे। तीनों जो सवाल है अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, बार बार रिपीट भी होते हैं ये सवाल। ठीक है, तो चलिए मैंने इन नया सवाल नहीं है, बार बार ये सवाल रिपीट होते रहता है। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है कि किसने कहा, माने एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, एक उक्ति दिया था, एक बात कहे थे। क्या कहे थे कि जो मुद्रण है ना ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम तोहफा है, सबसे महानतम देन है, और साथ ही में क्या है? तोहफा है। तो आखिर आपको पढ़ना है कि किसने कहा था, कौन इंसान था जिन्होंने ऐसा कहकर चले गए। तो आपको एक धर्म सुधारक के बारे में पढ़ना है जिनका नाम है मार्टिन लूथर। ठीक है, तो उन्होंने ही कहा था कि जो मुद्रण है ना ईश्वर की दी हुई महान देन है। देखिए मार्टिन लूथर से ना 2-3 सवाल पूछ देता है। पहला सवाल, मार्टिन लूथर आखिर है कौन, किस तरह के इंसान है? तो एगो धर्म सुधारक है। धर्म में जो कुछ बुराइयां थी ना उसको सुधारने वाले इंसान थे। कब? तो मैंने थे आपके मैंने ईसाई जो क्या कहते हैं, जो ईसाई धर्म में कुछ बुराइयां थी ना उसको सुधारने वाले ये इंसान है। ठीक है, तो ये क्या थे? धर्म सुधारक थे। उसके बाद देखिए एक सवाल पूछा है 2022 के बोर्ड एग्जाम में, सेकंड सिटिंग में या फिर फर्स्ट में। क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन है कि 95 स्थापनाएं किसने लिखी? ठीक है, तो देखिए जो मार्टिन लूथर ने 2 रचनाएं की जो सबसे फेमस है, एक है न्यू टेस्टामेंट और दूसरा है 95 स्थापनाएं। ठीक है, ये क्या है? 95 स्थापनाएं। ठीक है, 95 स्थापनाएं किसने लिखा? तो मार्टिन लूथर ने। और एक है न्यू टेस्टामेंट, किसने लिखा? तो मार्टिन लूथर ने लिखा था। ओके, इसके बाद देखिए अगला सवाल है लेसन 8 से कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो सवाल है ये सवाल अच्छा लेवल का, चूंकि बुक में दिया है तो पूछ भी दिया गया। सवाल क्या है कि भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो गवर्नर जनरल कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ है। कौन है? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों? तो देखिए शुरू में क्या था ना, जो भारत के देसी समाचार पत्र थे ना उन पर मैंने प्रतिबंध लगाने के लिए वो सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ उग्र बातें न छापे, इसको रोकने के लिए ना अंग्रेजों ने क्या किया कि उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिया, कुछ कठोर कानून पारित किया। तो जब इस गवर्नर जनरल बनता है चार्ल्स मेटकॉफ, तो ये क्या करता है ना कि उसमें से कुछ मैंने प्रतिरोध जो होता है ना मैंने उसको हटा देता है। तो क्या करता है? भारतीय प्रेस को थोड़ी सी आज़ादी देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों का क्या करता है? मुक्त करता है कुछ कड़े प्रतिबंधों से। तो इसीलिए इसको हम लोग मुक्तिदाता कहते हैं इंडियन प्रेस का। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा पूरा एनालिसिस करने के बाद से, कि देखिए अगर लेसन 4 और लेसन 8 को साइड कर दे तो बाकी सब लेसन से 1 या 2 सवाल बन रहा है, लेकिन लेसन 4 और लेसन 8 से 8वां लेसन से
से, इसमें से हर साल माने मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, मिनिमम 4 क्वेश्चन बनते हैं लेसन 4 से, 4 या 5, और लेसन 8 से 3 या 4 के लगभग में सवाल बनते हैं। मतलब अगर आप 2 लेसन को तैयार कर लीजिएगा ना, तो आपका कम से कम 8 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा। इतिहास से 20 या 18 के करीब में क्वेश्चन आता है, तो आपका 8 क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा। बाकी 6 गो लेसन पढ़िएगा तो 10 गो क्वेश्चन आपको तैयार होगा। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने फोकस किस पर रखना है, तो आपको फोकस सबसे अधिक इतिहास में ना लेसन 4 और लेसन 8 पर रखना है। और इस साल जो 2022 के एग्जाम 2021 के एग्जाम में सबसे अधिक जो सवाल है ना चैप्टर 4 से, और कितना तो 5 को पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 2021 के सेकेंड सिटिंग पेपर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट सिटिंग पेपर था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है।